हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आज हम नवंबर मंथ के जो लास्ट के वीक्स हैं, थर्ड और फोर्थ, उसके करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि इसी चैनल पे मैं COP 28 का डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के लिए करने वाला हूँ जल्दी। तो एक बार वो मीटिंग खत्म हो जाए तो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर बने रहना। पुराने वीडियो सब मिल जाएंगे आपको। ये हर महीने 2 वीडियोज़ में बनाता हूँ, जोग्राफी इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के, ठीक है। पहली न्यूज़ क्या कह रही है, ध्यान रहे। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है। इसको अब लीड करने वाला है भारत। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये एग्जाम में आने लायक इन्फॉर्मेशन है कि भाई इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो 2024 के लिए इसको जो लीड करेगा वो भारत होगा। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी तुम्हें पता होना चाहिए। ये सब इसलिए न्यूज़ में क्यों है ये। PIB का आर्टिकल है, काफ़ी बार आया है जिसमें ये था कि इंडिया बिकम्स द चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024। ये पॉइंट एक अपने को याद रखना है। साथ में एक चीज़ और याद रखना है कि इंडिया सबसे ज़्यादा केन प्राइस इन द वर्ल्ड टू शुगर केन फार्मर्स, मतलब जो किसान हैं गन्ने से जो कृषि, मतलब गन्ने की जो कृषि कर रहे हैं, शुगर केन की जो खेती कर रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं। साथ में सबसे चीपेस्ट शुगर भी प्रोवाइड करने का यहाँ पर भारत कोशिश करता है। 12% एथनॉल ब्लेंडिंग भी अचीव कर पाया है भारत, मतलब समझ पा रहे हैं 2022-23 में। अब क्योंकि शुगर केन से ही एथनॉल वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं तो हम इसको ईंधन में मिला देते हैं ताकि उतना प्रतिशत ईंधन कम यूज़ हो, उतनी हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। बाहर से मंगाना पड़ता है अपने को ईंधन, तो 12% हम इथेनॉल घर पे ही बना के अपना यूज़ कर लेते हैं, घर पे मतलब भारत में। उसके बाद में सेल्फ सफिशिएंट विथ नो सब्सिडी, ये भी कीवर्ड अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। और लगभग लगभग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर जो PIB बता रहा है कि इंडिया जो है वो इमर्ज हुआ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, ठीक है, उत्पादक, कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाला किसका, शुगर का। बेटा शुगर केन नहीं है, गन्ना नहीं है, शक्कर का, ठीक है, चीनी का। उसके प्रोडक्शन की बात कर रहा है कि प्रोड्यूसर भी बन गया है सबसे बड़ा, कंज्यूम भी कर रहा है। शुगर केन में ब्राज़ील आ गए, गन्ने में ब्राज़ील आ गए, फिर भारत आता है। और सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है शुगर का आफ्टर द ब्राज़ील। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया स्टेटमेंट आप लोगों के लिए काम का हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना ज़रा। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा अपने को। तो ये एक ऐसी बॉडी है, मान के चलना आप, जिसको आप कह सकते हो जिसने वर्ल्ड के जो शुगर मार्केट है उसको सबसे बेहतर करने का निर्णय लिया। मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि हम दुनिया के जितने भी शुगर मार्केट्स हैं उनको बेहतर कर सकें, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल कॉपरेशन हो सके वर्ल्ड शुगर मैटर्स पे, उससे रिलेटेड इश्यूज से इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हो सके शुगर पर। या आप कह सकते हो कि वर्ल्ड शुगर मार्केट को हम थोड़ा सा एक बेहतर ट्रेड दे पाएँ, बेहतर स्थिति पे ला पाएँ। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि सभी इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ का एक ग्रुप है ये, ठीक है। तो लंदन बेस्ड है सर, ये याद रखना आपको। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ये शुगर ऑर्गेनाइजेशन, भारत का कनेक्शन एग्जाम में आ सकता है। अपने आप की प्रिपरेशन किस जगह पे जा रही है, किस दिशा में जा रही है, उसका सबसे बढ़िया तरीका है एक टेस्ट देना। अब मान के चलना है कि ये ऐसा टेस्ट है, अनअकैडमी साल में एक बार कराता है, चैंपियनशिप टेस्ट है। इसमें गैजेट्स तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन आप गैजेट से ज़्यादा मूल्यवान चीज़ मैं आपको बताऊं तो आपकी प्रिपरेशन किस स्थिति पे है वो आपको पता लगे। जब हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं कोई एक, उसमें आप भी दे रहे हो तो आपकी स्थिति पता लग जाएगी। तो हज़ारों लर्नर्स इस टेस्ट को देने वाले हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर उसको एनरोल कर लीजिए। 17 दिसंबर सुबह 11 बजे। गैजेट्स के अलावा आपको डेविड ब्यूरोक्रेट, अनअकैडमी टॉप एजुकेटर से मिलने का मौका, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिए अवेलेबल होंगी, ठीक है। कोड मेरा सबको पता है, SGYT10। इस कोड का आप इस्तेमाल करें अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस में। टेस्ट में कोई भी क्लास को इनरोल करना है तो SGYT10 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच ये उन लर्नर्स के लिए जो डिटेल में अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ज़ीरो से शुरू करना चाह रहे हैं। 8 दिसंबर से बैच प्रारंभ हो रहे हैं। और रफ्तार बैच उन बच्चों के लिए जो जिनको इस बार प्रीलिम्स देना है। तो ये कम प्राइसेस में अवेलेबल है, जो कि अभी रिसेंटली प्रारंभ हुआ है 6 दिसंबर से, ठीक है। चलिए, तो बाकी कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं SGYT10। आगे बढ़ते हैं। जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है वो क्या डिफरेंस क्रिएट एक्चुअल में कर पा रहा है क्या। अब ये भली एक एडिटोरियल ज्ञान वाली बातें हैं, लेकिन आप इसको समझो कि ये आया क्यों, ये पूछ क्यों रहा है। हर बार हम बात तो कर लेते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज संभालेंगे, क्लाइमेट चेंज को बेहतर करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को ठीक करेंगे, जैव विविधता का ध्यान रखेंगे। तो आप ऐसे बातें सिर्फ कर नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इसके लिए फ़ंड नहीं होता जिसके पास। आज COP 28 की जो मीटिंग चल रही है उसमें सबसे ज़्यादा लॉस एंड डैमेज फंड की बात कर रहे हैं, उसको अप्रूव करने की बात हो रही है, उसमें पैसा जा रहा है। क्यों?
क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण तो करना चाहते हैं, लेकिन पैसा आके गाड़ी वहाँ रुक जाती है। तो बायोडाइवर्सिटी को बेहतर करने के लिए एक फ़ंड बनाया गया था, ठीक है। अब ये जो फंड बनाया गया था वो एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ को अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये फ्रेमवर्क फंड क्या है। तो जो 7th असेंबली हुई थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, उस दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इस समय जो हमारा रिसेंट जो COP15 हुआ था बायोडाइवर्सिटी पे कन्वेंशन, ठीक है, लास्ट ईयर 15th, देखो COP15 जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना, उसमें जो 23 टारगेट्स हमने डिसाइड किए हैं, 23 टारगेट्स डिसाइड किए हमने कि हमें बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमने ये फंड किया कि वहाँ पर ये मदद करेगा, ये फंड जो है वहाँ से पैसा मिलेगा। क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा मैनेज होता है ये फंड, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के द्वारा मैनेज होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब ये कहाँ से लाता है पैसा, तो प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट या जो भी आप गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, वहाँ से पैसा आएगा। तो बेसिक जानकारी अच्छे से याद रखना। अब ये क्यों बनाया गया है, ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ इकोसिस्टम्स में या वाइल्ड फायर्स में, फ्लडिंग में, एक्सट्रीम वेदर में, ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें शहरीकरण बढ़ रहा है। तो ये सारे जो दुख दर्द बने हुए हैं आज के टाइम पे, उन सब चीज़ों के लिए ये फंड बनाया गया, ठीक है। एक काउंसिल जो होगा इसका बनेगा, जो कि सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा, जिसमें 16 मेंबर होंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ के, 14 मेंबर होंगे डेवलप्ड नेशन के, 2 मेंबर होंगे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, सोवियत यूनियन के भी रहेंगे, ताकि एटलीस्ट सारी चीज़ें बेहतर रूप से चलती रहें। अब इसके बाद में एक नया काम शुरू हो गया यहाँ पे कि डाटा कलेक्शन और स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन। अब ये ट्यूना मतलब यहाँ पर एक तरह से ये फ़िश को आप समझ लीजिए, है ना। तो ये मछली से संबंधित, क्योंकि क्या है, इंडियन ओशियन की एक खास बात बताता हूँ मैं आपको। इंडियन ओशियन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्यूना फिशरीज इन द वर्ल्ड, मतलब काफ़ी बड़े स्तर पे फिश मिलती है। तो उसको मैनेज वगैरह तो करना ही पड़ेगा, तो एक कमीशन बनाया हुआ है हमने, जिसमें इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन, आसपास जितने भी इंडियन ओशियन के देश हैं, ठीक है, जहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि ये जो फिशर्स हैं एज अ रिसोर्स, एज अ संसाधन, उसको किस तरह से हम बेहतर इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए जो मेंबरशिप है ओपन है किनके लिए, जो इंडियन ओशियन के कोस्टल कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एक तरह से रीजनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों बनाते हैं, कि आसपास आपसी सहमति, आपसी सपोर्ट के लिए। तो उसके लिए तो एक ऐसा ट्यूना कमीशन भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपको सेशेल्स में देखने को मिलेगा, विक्टोरिया जो कैपिटल है सेशेल्स की, ये आपको इंडियन ओशियन में ही देखने को मिलेगा। अफ्रीका के आप ईस्ट में आना आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। इंडिया भी इसका मेंबर है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं है, इंडिया भी है। और इसके बाद में जो है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इन फिशेस पे, वो वही कंट्रीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वन है माउंट एटना, मतलब नॉर्मली पढ़ना चाहिए आपको ये एटना, क्योंकि यहाँ पर ये अक्सर एक्टिव वॉल्केनो इरप्ट भी हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की ये यहाँ एक सिसिली आइलैंड है, उस पर ये देखने को मिलेगा। तो आइलैंड भी याद रख सकते हो, मेडिटेरेनियन सी भी याद रख सकते हो। और यहाँ एक वॉल्केनो का और नाम है जिसे हम लाइट हाउस कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। कौन सा है वो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। तो इरप्शन हो गया सर, एक्टिव वॉल्केनो, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग रखना। अब उसके बाद में एक वॉल्विस बे जो है, वॉल्विस बे न्यूज़ में था। तो वॉल्विस बे कहाँ है, तो वर्ल्ड में जाना, अफ्रीका में जाना, अफ्रीका का साउथ वाला हिस्सा साउथ अफ्रीका, ऊपर नामीबिया, नामीबिया में जाना, इधर अटलांटिक ओशन मिलेगा आपको, दिस साइड इज़ अटलांटिक ओशन, वहाँ अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा वॉल्विस बे। तो याद रखना, कंट्री नामीबिया याद रख सकते हो, महत्वपूर्ण है। अटलांटिक ओशन आप लोग याद रख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। और एक क्विसेब रिवर है वहाँ पर, ठीक है। कौन सी रिवर है बेटा, क्विसेब रिवर। तो ये अच्छे से याद रखना है अपने को, ठीक है। रख लूँगा, आप जैसा कह रहे हो वैसा रख लूँगा, वैसे रखना भी पड़ेगा सर, काम की चीज़ है क्विसेब रिवर। फॉर यूर इन्फॉर्मेशन, ये वॉल्विस बे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये वॉल्विस बे के पास एक रिवर भी दिखाई देगी जिसका नाम है क्विसेब रिवर, ठीक है। हेलो नारियल करके कॉल सेंटर लॉन्च हुआ है। अब ये हेलो नारियल करके तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है हमें, मतलब इनडायरेक्टली कोकोनट से संबंधित है ये, कि ऐसे लोग जो कोकोनट एग्रीकल्चर पे इस पर डिपेंडेंट है, या कोकोनट वाली उस पर डिपेंडेंट है, उससे संबंधित है ये। इसमें हम लोग फार्मर्स को मदद कर रहे हैं कोकोनट हार्वेस्टिंग प्लांट मैनेजमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इससे मैं यहाँ पर क्या पढ़ाना चाहता हूँ आपको, तो इससे मैं एक्चुअल में पढ़ाना चाहता हूँ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। इस बात को अपने को ध्यान रखना है। तो ये जो है स्टैचूटरी बॉडी रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टेट पीसीएस में इसका ईयर आ सकता है 81, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आ रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में इसके ऑफिसर्स कर्नाटक, चेन्नई, ठीक है, असम, पटना के रीजन में मिलेगा। और इसका मेन जो है हेडक्वार्टर आपको कोची में देखने को मिलेगा, ठीक है। फंक्शन क्या कर रहा है कि ताकि हम जो कोकोनट उद्योग है, कोकोनट इंडस्ट्री आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, उसको हम लोग बेहतर कर पाएँ,
उसको उसका एटलीस्ट जो है सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ, सही दिशा में कर पाएँ। तो टेक्निकल एडवाइस यदि कोई ज़रूरत है तो वो चीज़, फाइनेंशियल ज़रूरत है तो वो आपको सब कुछ असिस्टेंस वगैरह हम लोग, तो ये सारी ज्ञान वाली बातें हैं। तो जो भी एक बोर्ड लगता है, कोई भी एक संस्था करती है, वो ये सब कर रहा है, ठीक है। लद्दाख में जो सी बकथॉर्न है भैया, ये याद कर लेना, ठीक है। इसको जीआई टैग मिल गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। तो एक फ्रूट है जो मतलब जंगली भी कह सकते हो, जिसे हम थोड़ा सा जो है सोर टेस्टिंग है, ऑरेंज येलो बेरीज की तरह दिखाई दे रहा है, इसको जीआई टैग दिया है। अब क्यों दिया है, तो भाई सीधी सी कहानी, किसी का इंपॉर्टेंस हिमालयन रीजन में मिलेगा, लद्दाख रीजन में, स्पीति वैलीज़ वगैरह के रीजन में भी देखने को मिल जाएगा। साथ में ये बहुत ज़्यादा विटामिन सी में आपको देखने को मिलेगा, इट मीन्स दैट इम्यूनिटी बढ़ाता है ये। साथ में आप ये कह सकते हो कि बड़े माइनस टेम्परेचर में ये अपने आप में क्या कहता है सर्वाइव कर जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह भी काम करता है। इसे वंडर प्लांट भी कहते हैं सर, लद्दाख गोल्ड भी कहा जाता है, गोल्ड माइन ऑफ कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ऑफकोर्स मेडिसिनल वगैरह इनके इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो जीव जंतु हैं, शिप, गोट्स, डंकीज, इनके लिए एक फॉडर की तरह भी काम कर रहा है। ओके सर जी। अब जीआई टैग में ये ओनाटोकरा सिसेम, अब ये जो एक तरह से आप कह सकते हो कि तिल जो है उसका एक प्रकार है, अब उसको जीआई टैग मिला है। अब सीधा आ सकता है कि भाई कहाँ है, तो उसके लिए बेसिक अवेयरनेस तो कम से कम अपने को पता होनी चाहिए कि भाई ये बात हो रही है सर जी केरला की, केरला में अपने को याद रखना है। सो ओनाटुकारू जो है एल्लू, ये या उसका तेल जो है बड़ा हेल्थ बेनिफिट दे रहा है सर। उसके साथ में फ्री रेडिकल्स जो एक तरह से बॉडी सेल्स डिस्ट्रॉय करती हैं, उसको बेहतर करने में काम आएगा कि भाई एटलीस्ट जो है हेल्थ ठीक रहे। साथ में मतलब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी है, लेकिन आप लोग फॉर यूर जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन केरला में इसको याद रखना है, ठीक है, केरला में लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कोल्लम में आपको जो एक तरह से स्वैम्प है, दलदल वाले जो एरिया हैं, मिस्ट्री का जो हम कह सकते हो, सो मिस्ट्रिस का जो है ये स्वैम्प थोड़ा सा तकलीफ़ में है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं वो कंजर्वेशन मांग रही हैं। ऑफ कोर्स ड्राइनेस बढ़ेगी तो यही होगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्ट्री का स्वैम्प्स कहाँ है, तो एटलीस्ट अपने को याद रखें कि ये जो स्वैम्प्स है ये फ्रेश वाटर है, मतलब स्वच्छ जल है, ये कोई खारा पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और स्पेशली जो है ये भारत में अंडमान निकोबार वाले रीजन, वेस्टर्न घाट के रीजन्स, वहाँ पर ये अपने को देखने को मिलता है। ये नदियों के लगभग आसपास देखने को मिलेगा। कैसे पता लगा आपको, भाई सीधी सी बात है, फ्रेश वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मिस्ट्रिका स्वैम्स क्या ये लेगून लेक्स की तरह होती है, नहीं सर, ये कोस्टल एरिया में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, अब यदि उनका कंजर्वेशन नहीं होगा तो ऑफकोर्स दिक्कत तो होगी, तो उससे संबंधित है। बाकी आप फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मिस्ट्रिका स्वैम्स के बारे में अपने को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर के उसमें रहते हैं। नेक्स्ट वन है ग्रीन वॉशिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ये ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, तो ग्रीन वॉशिंग मतलब सीधी सी कहानी है कि ऐसी प्रोसेस जहाँ आप मिसलीड कर रहे हो मार्केट को, मतलब कस्टमर को मिसलीड जब आप करते हो, फॉल्स इंप्रेशन देते हो। इट मीन्स दैट कि जो चीज़, मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री ओपन करी और वो कह रहे हो आपकी अरे ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, प्रदूषण नहीं करता, कोई डिवाइस बनाया ये प्रदूषण नहीं कर रहा है, कोई कार बनाई प्रदूषण नहीं कर रहे हो, लेकिन बाद में देखा तो करती है, तो दैट इज़ द ग्रीन वॉशिंग। कि आपने परमिशन तो ले ली ये चीज़ बता के, झूठ बोल के कि जो है ये पर्यावरण के हित में है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन समस्या तो आ रही है वहाँ पे। तो ग्रीन वॉशिंग में यही होता है कि कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड दैट इज़ इन्वायरमेंटली साउंड, जो कि साउंड होना था लेकिन नहीं हुआ। तो इससे संबंधित ये न्यूज़ में था। अब इसमें क्या है, एक दो चीज़ें और याद रख सकते हो। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1985 में रजिस्टर्ड हुई थी, मतलब एक तरह से नॉन प्रॉफिट कंपनी है ये। और साथ में ये जितने भी क्रिएटिव मीडिया मार्केटिंग जो भी है या जहाँ पर फॉल्स इस तरह की, तो वो उस पर रेगुलेट करने का काम कर रही होती है, सारी चीज़ें इसमें आती है। तो इन्होंने गाइडलाइंस वगैरह जो है प्रपोज़ की है। अब गाइडलाइंस प्रपोज तो कर दी है, ठीक है, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें मतलब नॉर्मली ऑब्जर्वेशन यदि हम लोग करें तो दो तीन बातें यहाँ पर क्वेश्चन काम के आ सकते हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या है और ये ASCI क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपने को पता हो। ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया ये सारी चीज़ों पे काम करता है, ऑल मीडिया, प्रिंट, टीवी, रेडियो, SMS, होर्डिंग्स, ईमेलर्स, ये सब जहाँ से तुम मार्केटिंग कर सकते हो सब जगह। व्हाट इज़ टेंटलम, ये रेयर मिनरल मिला है भाई, मेटल मिला है सतलज नदी के आसपास। तो टेंटलम का बेसिक नॉर्मल आपको पता हो, रेयर मेटल है ये।
कोरोजन रेजिस्टेंट है, ये याद रखना है आपको। साथ में ये ज़्यादा कोई इसमें ब्रेकिंग, इट मीन्स दैट ये ऐसा इतनी जल्दी टूटता नहीं, मतलब डक्टाइल है इसकी प्रॉपर्टी, काफ़ी ऐसे खिंचाव है, तन्यावर्धता है इसमें आपने को देखने को मिलेगी। साथ में जो है टेम्परेचर में भी आप काफ़ी बड़े स्तर पर ये सह सकता है। उसके बाद में अटैक्ड ओनली बाय हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ये थोड़ा सा रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, और जिसको आप ये कह सकते हो कि महत्वपूर्ण है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम की चीज़ है, इसके यूज़, तो ये केमिकल प्लांट जब बन रहे होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे होते हैं, एरोप्लेन, मिसाइल, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरास वगैरह में भी इनका इस्तेमाल हम लोग कह रहे हैं। तो ये मिनरल भले ही रेयर हो लेकिन इसका इस्तेमाल वाइडली होता है, तो ये याद रखना है अपने को। उसके बाद में ये पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हो, कैपेसिटर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हम लोग एनर्जी को थोड़ा सा स्टोर वगैरह कर सकते हैं। अब इसके बाद में UNFCCC जो है क्लाइमेट चेंज का एक तरह से जो कन्वेंशन है, उन्होंने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब जो अभी आजकल क्या हो रहा है कि पहले क्योटो प्रोटोकॉल में लोगों को टारगेट दिए जाते थे देशों को कि तुम्हें इतना इतना कम करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लोग सुनते नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि अब तुम अपने टारगेट खुद बता के जाओ। तो पेरिस एग्रीमेंट में इन्होंने सब ने अपने अपने टारगेट्स बताए। अब उसके रिलेटेड इन्होंने थोड़ी रिपोर्ट बताई है कि भैया वर्ल्ड जो है जितनी बातें करता है वैसा कुछ नहीं है, वर्ल्ड जो है पेरिस एग्रीमेंट गोल के बाहर जा चुका है, मतलब ध्यान नहीं दे रहा है कोई। इट मीन्स दैट कि लगभग ऑफ ट्रैक टू पेरिस एग्रीमेंट गोल्स, मतलब क्या है, जो बातें कर रहे हैं वैसा कुछ हमें ज़्यादा दिख नहीं रहा है। जी हाँ, मतलब एमिशन कंपैरेटिवली बड़े ही हैं 2030 के कंपैरिजन में, यदि हम उधर 2010 के लेवल पे देखें तो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब जबकि कट होने चाहिए थे लेकिन 45% 2030 तक, लेकिन इस हिसाब से चलोगे तो 8-9% पे ही आप काम कर रहे हो, उतना पूरा काम, मतलब जो वादे हैं वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं आप। जी हाँ, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना है। इसके बाद में इन्होंने कहा कि जो लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं उन पर भी थोड़ा सा फोकस हम लोग का कम है, तो उन पर भी हम लोगों को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे कुछ इन्होंने रिपोर्ट निकाली, बीच बीच में निकालते रहते हैं ताकि आईना दिखता रहे लोगों को कि भाई तुम जो बोल के गए थे सही में कर भी रहे हो कि नहीं। फिर ऐसे ही एक ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिलीज़ हुआ था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कुछ हाइलाइट्स है उसके कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ही हुआ है, मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से तुम देखोगे तो अब तो 150 गुना बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा होता है ये। और मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन करीब 200%, 124%। तो ये एक ऐसा डाटा है जहाँ पर ये दर्शा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम ना होते हुए भी बढ़ ही रहा है, मतलब आप उसको कम नहीं कह सकते। जिसमें ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन में किसमें करंट जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड के जो लेवल है पिछले कुछ सालों के उस पर कंपैरिजन कर रहा होता है। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन गैसों को कंसिडर करता है इसमें। साथ में ये जो लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस होती हैं उनको भी ध्यान रख रहा होता है, जैसे CH4 CFCs वगैरह, इनमें इनकी मतलब कंपेरेटिवली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के साथ साथ इनका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा ही देखने को मिलता है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में कम्युनिटी रिज़र्व, एक कम्युनिटी रिज़र्व क्या होते हैं, तो देखो सरकार कहती है कि देखो भाई हम तो नेशनल पार्क पे ध्यान रख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे ध्यान रख रहे हैं, तो कुछ ऐसे रिजर्व्स भी हैं जहाँ कम्युनिटी अपना ध्यान रख रही होती है, मतलब कम्युनिटी प्रकृति का ध्यान रख रही होती है। अब ऐसा भी कह सकते हो कि जैसे ये नेशनल पार्क है तो इसके बीच का जो एरिया है वो किसका है, कम्युनिटी का ही है। मतलब एक नेशनल पार्क है, ये दूसरा, दोनों कंजर्वेशन है। अब बीच में तो लोग इस्तेमाल करते हैं जगह का, जैसे यहाँ से मान लो कान्हा नेशनल पार्क है, वो दूर है, तो बीच का एरिया, तो जो बफर एरिया होता है वो कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व में आते हैं। तो कम्युनिटी रिजर्व स्पेशली कोई एक ऐसी पवित्र जगह है जो किसी कम्युनिटी के अंतर्गत है, जो उसको संभाल रही है, वहाँ वो जाती है, संभाल के रख रही है, तो वो हम लोग कह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड एक न्यूज़ में है कि जो कदलुंडी रिवर है, ठीक है, वहाँ पर कलुंदी वलीकुनु कम्युनिटी रिजर्व आपको देखने को मिलेगा, केरला में है एक्चुअल में ये। और ये कम्युनिटी रिजर्व काफ़ी फेमस है, मतलब बहुत पहले से ही आप लोग देख सकते हो। तो अब ये है क्या, इसके बारे में जो है हम क्या देख रहे हैं, तो वहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व एक्चुअल में मड फ्लैट है वो, इट मीन्स दैट थोड़ा सा वाटरी एरिया है, दलदल वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है, पानी सूख रहा है, थोड़ी समस्याजनक बात है, ठीक है। तो पहले हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे कि ये कहाँ है क्या उसके बारे में, पर कम्युनिटी रिजर्व क्या है तो वही बता रहा था मैं आपको कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कब सबसे पहले ऐड किया गया, 2002 में। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ सकता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया बफर जोन की तरह काम करते हैं। जैसे कोई भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके बीच वाले जो एरिया होते हैं बचे हुए,
उसको आप कंजर्वेशन एरिया बता सकते हैं, या किसी कम्युनिटी के अंतर्गत आता है तो कम्युनिटी रिजर्व भी बता सकते हैं उसको। केरला में जाना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है, कलाउंदी करके जो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन करके देखो यार, इनमें से कौन सी नदी ईस्टर्न घाट से, पूर्वी घाट से निकलती है? ब्राह्मणी, नागवली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। तो सुवर्णरेखा और ब्राह्मणी नदी तो छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए? अब तो बता ही सकते हो। चलिए, तो जो एनटीसी है, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने नुगु को बांदीपुर का कोर एरिया बताया। अब नुगु क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? अभी तो बांदीपुर बोल के आप तुरंत कर्नाटक रॉकेट बन जाओगे, बट सेपरेटली एग्जाम में आ सकता है नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। तो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए आपको जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स कर्नाटक। नुगु क्यों नाम रखा? क्योंकि नुगु रिवर थी वहाँ पे, ठीक है, रिवर है, तो इसको याद रखना है आपको। बारिश वगैरह काफ़ी है, ड्राई डेसिडियस, और जो है पतझड़ वाले वन भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और साथ में याद रखना है टाइगर देखने को मिल रहा है, तो इसको कोर जोन बना दिया गया। मतलब यहाँ पर कोई भी जो है किसी की ऐसी ज़्यादा परमिशन नहीं मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा टाइगर हैबिटेट यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। सो बांदीपुर से संबंधित है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है प्रभु जी, रह जाएगा याद यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। गिर के बाद में बरडा वाला जो है, अब ये गुजरात है अपना, यहाँ गिर है, तो इधर देखना बरडा हिल्स भी मिलती है। तो बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कहाँ है, तो गुजरात में। तो बरडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकंड होम बनाया जा रहा है एशियाटिक लॉयंस के लिए। जी हाँ, तो ये याद रखना। तो प्रोजेक्ट लॉयन 2047 तक हमें ये सब चीज़ें बढ़िया बेहतर करनी है, जिसमें प्रोजेक्ट लॉयन, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉयंस को कंजर्व कर पाएँ, लॉयन को और जगह थोड़ा सा हम उसको नया उसका हैबिटेट दे पाएँ। ठीक है, तो गिर के आसपास का जो एरिया उसको एक पूरा एशियाटिक लॉयन के लिए एक लैंडस्केप बना सके। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है लॉयन, प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स अपेंडिक्स 1 में आता है। जो ट्रेड होता है ना इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, उससे रिलेटेड, उसको रोकने के लिए कन्वेंशन है, दैट इज साइट्स, उससे रिलेटेड है ये अपेंडिक्स 1। मतलब उसको हाईली प्रोटेक्टेड रखा गया है। तो बरडा याद रखना गुजरात में, किसके लिए? गिर के लिए। चीता वीता मत ले आना, ठीक है। एपेडा, ये काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जो एग्रीकल्चर, आप कह सकते हो कि जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हो ना यहाँ से, तो किसके तहत होगा? तो इसका ध्यान रखना है। तो कैशू क्रॉप्स के बारे में बात कर सकता है। तो कैशू क्रॉप का बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है, कहाँ से है आया है ये? ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका, ब्राज़ील का नेटिव है ये। पोर्चुगीज़ के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। इनका मानना ये है कि कोशिश ये हो रही कि अब हम भारत के जो दूसरे क्षेत्र हैं जहाँ काजू नहीं उगाए जाते, वहाँ पर भी हम लोग काजू को अब उत्पादन बढ़ाएंगे। इट मीन दैट अपेडा कोशिश कर रहा है कि इंडिया की जो ग्लोरी है कैशू नट्स एक्सपोर्ट की, उसको बढ़ाना चाह रहा है। उसके लिए कल्टीवेशन करना पड़ेगा। कल्टीवेशन ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे क्षेत्रों में करना पड़ेगा जहाँ पर नहीं भी हो रहा है, वहाँ भी करो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ये चर्चा है। बट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से। तो ये इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय पोर्चुगीज़, ब्राज़ील से आया है बहुत पहले 1570 में। अभी जो लग रहा है वो महाराष्ट्र आगे है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आगे है। अभी जैसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि प्रोडक्शन कहाँ होता है काजू का, क्वेश्चन आ सकता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक ये है, ठीक है। लेटराइट सॉइल्स, लेटराइट सॉइल। लेकिन अब नॉन ट्रेडिशनल एरिया में बढ़ाना चाह रहे हैं ये लोग, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इनमें थोड़ा ज़्यादा ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इंडिया अभी इस समय सेकंड पे है, पर उसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना है एक्सपोर्ट के मामले में। ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्सपोर्ट ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स जो है इसकी लिस्ट में, उसको एक्सपोर्ट, एक तरह से आप कह सकते हो कि एक्सपोर्ट करने के लिए ये जिम्मेदार होती है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइन, सारी चीज़ें बता रही होती है जो भी ऐसे प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब ये एक अथॉरिटी हो गई बेसिकली। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है बढ़िया से, जो है कि एक शेत्तिहली सेंचुरी आपसे पूछेगा कि शेत्तिहली सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो उसके लिए अपने को फिर जाना पड़ेगा सर कर्नाटक में, ठीक है। तो ये एक तरह से सेंसिटिव जोन माना गया है, और साथ में जो है कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और यहाँ एक बर्ड सेंचुरी भी है, मंडागड्डे। अब इसको तो हम क्या केरला तमिलनाडु में लगा जाएंगे कि उधर कहीं साउथ है, पर भाई साउथ में कर्नाटक भी आता है, उसका भी तो ध्यान रख लो थोड़ा सा। तो मंडागड्डे नेचुरल बर्ड सेंचुरी को अच्छे से याद रखना है।
तुंगा नाम की जो है यहाँ पर आपको नदी देखने को मिलेगी। तुंगा यानी का डैम भी देखने को मिलेगा। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हो आप? सेत्तीहली सेंचुरी कर्नाटक की है, और रिवर तुंगा को भी लिख लेना। उसके साथ में मंडागड्डे नेचुरल बर्ड सेंचुरी भी याद रख लेना। होप कि मेरी बात आपको समझ आ ही रही होगी। आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज मिला पहली बार। ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये ज़रूरी है कि ये पेड़ है, पौधा है, प्लांट है, ये ज़रा ज़रूरी है। क्या? सौरिया पुंदुआना। जी हाँ, तो एटलीस्ट एक दो बार इसको पढ़ लेना। सौरविया पुंदुआना जो है ये एक प्लांट स्पीशीज़ है, कोई बटरफ्लाई नहीं है, कोई स्नेक नहीं है, कोई फिश नहीं है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन उधर ही मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार के क्षेत्रों में आपको। जो हमें अभी कहाँ पर देखने को मिला है? मणिपुर में। मैं बात इसकी कर रहा हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप ये एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर रूप से चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, क्योंकि इस टेस्ट को हज़ारों लोग देते हैं, साल में एक बार ये टेस्ट होता है। इसको एनरोल कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी मिल जाएगी लिंक। ठीक है, और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारे गैजेट्स हैं। डे विद ब्यूरोक्रेट, मीट विद अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स, तो ये सारे मौके आपके लिए अवेलेबल हैं। 8 दिसंबर से फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। फाउंडेशन बैच जहाँ पर आप प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं विद डिटेल में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। साथ में जो है आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है रफ्तार बैच, ये उन बच्चों के लिए जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड अपना पढ़ने वाले हैं इस बार, जिनको एग्ज़ाम देना है। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू कैन यूज़ द कोड SGYT10। नोट्स, रिवीजन और सारी चीज़ें, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड सेशन, ये सब कुछ आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो इसका आप आनंद ले सकते हैं। इसके बाद जो है आपको अगला वीडियो में मैं आपको दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और भैया ये चैम्पियनशिप टेस्ट को एनरोल करना है सभी को। ठीक है, भूलना नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच।